नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। भारत ने अपने वित्त विधेयक 2025 के कई संशोधनों में एक संशोधन यह भी शामिल किया है कि वह 1 अप्रैल 2025 से गूगल टैक्स, जिसे समतुल्यकरण शुल्क भी कहा जाता है, उसको समाप्त कर देगा। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता लगातार चल रही है और विशेषज्ञों के अनुसार भारत इस व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना चाहता है और इसी के कारण एक उदार रुख प्रदर्शित करने के लिए उसने गूगल टैक्स को समाप्त करने का फैसला किया है। गूगल टैक्स क्या होता है, इसको हटाने के क्या कारण माने जा रहे हैं और साथ ही इसके किस प्रकार के प्रभाव होंगे, या ये क्या वैश्विक कर ढांचे को एक समान बनाए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, इन सभी मुद्दों पर आज इन फोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, लेकिन सामान्य तौर से गूगल टैक्स का उन्मूलन किया है, तो इस खबर को थोड़ा सा विश्लेषण में समझने का प्रयास करेंगे। इक्विलाइजेशन लेवी क्या होती है और जिसको गूगल टैक्स भी कहा जाता है। साथ ही भारत ने वर्ष 2020 में जो ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है, उन पर भी इक्विलाइजेशन लेवी का प्रयोग किया था, तो उस निर्णय का भी अमेरिका के द्वारा विरोध किया गया था। इस सारे पक्ष को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। भारत द्वारा जो गूगल टैक्स को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, इसके परिवर्तन के यानी इस परिवर्तन के क्या कारण है, परिवर्तन के कारण क्या समझे जा रहे हैं, क्या ये वैश्विक संदर्भ को प्रदर्शित करता है जहां पर एक समान कर व्यवस्था या एक समान कर ढांचे को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, यानी एक कर सुधार, उस कर सुधार को प्रदर्शित करता है जो वैश्विक कर ढांचे को एक समान बनाए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इन सभी पक्षों पर बात करने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से मुख्यतः जुड़ जाएगा, उसके अर्थव्यवस्था संबंधी खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो भारत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भारत ने अपने वित्त विधेयक संशोधन के एक भाग के रूप में, आप जानते हैं वित्त विधेयक 2025 में 35 संशोधनों के एक भाग के रूप में यह निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन विज्ञापनों पर जो 6% का इक्विलाइजेशन लेवी, समतुल्यकरण शुल्क लगाया जाता है, ईएल लगाया जाता है, उसको हटाना भारत चाहता है। और ये जो संशोधन है, अगर ये पास हो जाता है तो ये शुल्क 2016 से जो लागू है, ये 1 अप्रैल 2025 से समाप्त हो जाएगा। यानी जो समतुल्यकरण शुल्क है, जो इक्विलाइजेशन लेवी है, जिसे गूगल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, भारत ने वर्ष 2016 से लगाया था। ये होता क्या है इक्विलाइजेशन लेवी, जिसको गूगल टैक्स कहा जाता है, इसको एक बार ठीक से समझ लेते हैं। जैसे 2 तरह की कंपनियां होती हैं, एक होती है रेजिडेंट कंपनीज और एक होती है नॉन रेजिडेंट कंपनीज। रेजिडेंट कंपनी या निवासी कंपनियां कौन सी होती हैं? जिनका आधार जो बेस्ड होती हैं कहां पर? अपने ही देश में ये बेस्ड होती हैं। और नॉन रेजिडेंट कंपनीज कौन सी होती हैं? जो बाहर के किसी देश में बेस्ड होती हैं। तो बाहर के देश में बेस्ड होती हैं, जैसे अमेजन है, चाहे अमेजन कंपनी है या एप्पल कंपनी है या गूगल है या फेसबुक है, तो वो अमेरिकी बेस्ड कंपनी है। तो वो किस प्रकार की कंपनियां हुआ? एनआरसी। तो रेजिडेंट कंपनी यानी निवासी कंपनी और नॉन रेजिडेंट कंपनी यानी अनिवासी कंपनियां एक ही प्रकार के करों का भुगतान करें, यानी करों में एक समानता स्थापित करने के लिए अलग अलग देश अपने कर ढांचे के अंतर्गत बाहरी कंपनियों पर एक समान कर की व्यवस्था को लाने के लिए क्या लगाते हैं? इक्विलाइजेशन लेवी लगाते हैं, ईएल लगाते हैं, समतुल्यकरण शुल्क लगाते हैं। अब भारत ने वर्ष 2016 में इस तरह की व्यवस्था को लाने के लिए क्या किया कि जो भी गूगल एड्स, अगर कोई भी गूगल एड्स के लिए 1 लाख से अधिक का भुगतान करता है, तो उस पर 6% की इक्विलाइजेशन लेवी, समतुल्यकरण शुल्क लगाने का निर्णय लिया। यह निर्णय कब लिया? वर्ष 2016 में लिया।
और क्योंकि गूगल एड्स का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है और उसी के संदर्भ में शब्द ज्यादा प्रचलित हुआ, इसलिए इसको गूगल टैक्स के नाम से भी संबोधित किया गया। वस्तुतः ये एक इक्विलाइजेशन लेवी है, एक समतुल्यकरण शुल्क है, ताकि जो विदेशी कंपनी है उसको भी देशी कंपनियों के स्तर पर एक समान कर ढांचे का हिस्सा बनाया जाए। साथ ही भारत ने वर्ष 2020 में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि उसने जो ई कॉमर्स कंपनी की वित्तीय सेवाएं, अलग अलग ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है, जो बाहरी कंपनियां हैं, उन पर 2% का इक्विलाइजेशन शुल्क लगाया, यानी समतुल्यकरण शुल्क लगाया। और इसका अमेरिका के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया गया, अमेरिका के द्वारा इसका भी विरोध किया गया था। अब भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर लगातार वार्ता चल रही है। तो विशेषज्ञों के अनुसार भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अपने उदार रुख को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में गूगल टैक्स को हटाने के रूप में देख रहा है। और यही कारण है कि वित्त विधेयक के संशोधन के एक हिस्से के रूप में, जो 35 संशोधन पेश किए गए हैं, उसके एक हिस्से के रूप में 1 अप्रैल 2025 से गूगल टैक्स या इक्विलाइजेशन लेवी को हटाने का निर्णय लिया है, जो वर्ष 2016 में भारत ने निर्णय लिया था, ताकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के रास्ते को आसान बनाया जा सके, भारत के उदार रुख को प्रदर्शित किया जा सके। यही इस पूरे मुद्दे का आप कह सकते हैं एक क्रक्स है, एक सार है। अब इसको ठीक से पढ़ लेते हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन में लिखने के हिसाब से भी एक मार्गदर्शन मिल सके। जो इक्विलाइजेशन लेवी है, यह गैर निवासी सेवा प्रदाताओं यानी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान किए गए जो डिजिटल विज्ञापन है, उनके लिए सालाना 1 लाख रुपए से अधिक के भुगतान पर लागू होता है। अभी हमने देख लिया। समतुल्यकरण शुल्क यानी इक्विलाइजेशन लेवी, जिसे अनौपचारिक रूप से गूगल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, उसने गूगल, मेटा, अमेजन जैसी अपतटीय प्रौद्योगिकी कंपनियां यानी ऑफशोर टेक्नोलॉजिकल कंपनियों को प्रभावित किया, जिसके तहत उन्हें कर भारत सरकार को भेजना पड़ता है। यानी इक्विलाइजेशन लेवी के बाद अलग अलग तरह की जो कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो, मेटा हो या फिर अमेजन कंपनियां हो, उन्हें इक्विलाइजेशन टैक्स के अनुरूप भारत सरकार को कर भेजना पड़ता है, कर देना पड़ता है। तो भारत ने अब इसको समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। इस निर्णय के प्रभावों को भी ठीक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ये भी देखेंगे कि भारत ने ये निर्णय क्यों लिया है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है कि दृष्टि संस्थान अपने स्थापना के 25वें वर्ष में है। इसी को ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान ने दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 26 और 27 मार्च को 60% का डिस्काउंट देने का फैसला किया है। और ये 60% डिस्काउंट का लाभ उठाने का आपके पास लास्ट चांस है, आखिरी मौका है। सभी बुक्स और टेस्ट सीरीज पर भी आपको 40% की छूट प्रदान की जाएगी। तो इस आखिरी मौके का फायदा जरूर उठाइए और तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8750187501 पर। इस आखिरी मौके का लाभ उठा करके अपने आप को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाइए। देखिए, बहुत बड़ी छूट है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। 26 और 27 मार्च को 60% की छूट है, तो इस आखिरी मौके का हिस्सा जरूर बनिए। अब देखते हैं कि भारत ने ये जो निर्णय लिया है इक्विलाइजेशन लेवी को समाप्त करने का, इसका कारण क्या हो सकता है। भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार तनाव को कम करने और जो वैश्विक कर सुधार है उनके साथ एक तालमेल बिठाने का एक प्रयास किया है। इस प्रकार का निर्णय ले भारत ने अगर इस प्रकार का निर्णय लिया है तो वैश्विक कर ढांचे के अंतर्गत एक तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहा है, ताकि एक प्रकार का वह समान कर ढांचा वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जा सके। और साथ ही आप जानते हैं कि जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रेसिप्रोकल टैक्स की बात की है, यानी जो देश अमेरिका के उत्पादों पर, सर्विसेज पर जिस प्रकार का टैक्स लगा रहे हैं उसी प्रकार से अमेरिका भी लगाएगा, उससे वैश्विक कर ढांचे में, वैश्विक व्यापार स्थितियों में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। एक भूचाल जैसी स्थिति आई है। तो भारत ने भी, अगर भारत अमेरिका के साथ व्यापार तनाव को नहीं आगे लेकर के जाना चाहता या अमेरिका के साथ किसी प्रकार का व्यापार तनाव नहीं चाहता, तो भारत भी अपना एक उदार रुख प्रदर्शित कर रहा है। और उदार रुख को प्रदर्शित करने के अंतर्गत ही ये कदम महत्वपूर्ण हो जाता है।
अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए चल रहे प्रयासों का ही ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका ने इस तरह के कर की आलोचना की थी वर्ष 2020 में, जो ई कॉमर्स कंपनियों पर 2% का उनके द्वारा जो प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं उन पर जो 2% का इक्विलाइजेशन शुल्क लगाया था, उसकी भी अमेरिका ने आलोचना की थी। भारत ने अमेरिका की आलोचना के बाद वर्ष 2024 में ई कॉमर्स सेवाओं पर 2% शुल्क को पहले ही समाप्त कर दिया था, और अब उसने, लेकिन उस समय 2024 में 6% शुल्क को बरकरार रखा था, और अब उसने फैसला किया है कि 1 अप्रैल 2025 से वो इस 6% शुल्क को भी समाप्त करना चाहता है। 6% शुल्क को हटाना वस्तुतः भारत का एक कूटनीतिक और व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है, और भारत इसको एक रणनीति के रूप में देख रहा है अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बेहतर रखने के अंतर्गत। क्या इसका कोई वैश्विक संदर्भ भी है? निश्चित रूप से एक वैश्विक संदर्भ इसका हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर 2021 में भारत, अमेरिका और अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के देश है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और लगभग 38 देश इसमें हैं, और जो G20 के देश हैं, इन्होंने डिजिटल कर अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए 2 स्तंभ के दृष्टिकोण पर सहमति व्यक्त की थी। 2 पिलर अप्रोच पर सहमति व्यक्त की थी, जिसका लक्ष्य था कि डिजिटल करों के लिए एक निष्पक्ष वैश्विक ढांचा तैयार किया जाए, ताकि जो इक्विलाइजेशन लेवी जैसे शुल्क हैं, जो समतुल्यकरण शुल्क जैसी व्यवस्थाएं हैं, इस तरह के उपायों से बचा जा सके और वैश्विक स्तर पर एक समान कर ढांचा डिजिटल कर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सृजित किया जा सके, बनाया जा सके, ताकि वैश्विक स्तर पर अलग अलग कंपनियों को अलग अलग देशों में बहुत ही ऊंच नीच वाले करों का भुगतान न करना पड़े। एक प्रकार की समान व्यवस्था वैश्विक कर व्यवस्था के अंतर्गत अपनाई जा सके। अमेरिका ने डिजिटल सेवा करों की जांच भी की थी वर्ष 2020 में, जैसा कि आपको बताया गया था। 2020 में अमेरिका ने एक अध्ययन किया था, और उस अध्ययन में अमेरिका को पता चला कि अमेरिका की कई कंपनियां, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो अमेजन हो, एप्पल हो या गूगल हो, उन्हें वैश्विक स्तर पर एक समान कर ढांचे के अंतर्गत नहीं लाया गया। कई प्रकार के एक तरफा करों का सामना करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने कई देशों में इस प्रकार की व्यवस्थाओं की आलोचना की थी, और उन कई देशों में भारत भी शामिल था। इसके अलावा यूरोप में इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की भी अमेरिका ने इस एक समान कर व्यवस्था न होने के कारण आलोचना की थी, और इसे इस प्रकार के इक्विलाइजेशन टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी जैसे टैक्स को अंतर्राष्ट्रीय कर सिद्धांतों के उल्लंघन के रूप में भी अमेरिका ने प्रस्तुत किया था। विशेषज्ञ समतुल्यकरण शुल्क को समाप्त करने को वैश्विक कर समन्वय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। यानी जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि भारत द्वारा जो ये समतुल्यकरण शुल्क, इक्वलाइजेशन लेवी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, ये वस्तुतः वैश्विक कर समन्वय, ग्लोबल टैक्स कोऑर्डिनेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे करों की जो एक तरफा प्रकृति है, उसके बारे में जो चिंताएं जुड़ी हुई हैं, उन चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी, और वैश्विक कर ढांचे को एक समान बनाए जाने की दिशा में कदम उठाए जा सकेंगे। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक प्रश्न देख लेते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। भारत सरकार ने किस वर्ष से डिजिटल विज्ञापनों पर 6% समतुल्यकरण शुल्क, गूगल टैक्स लागू किया था? आपके सामने ऑप्शन है वर्ष 2014, वर्ष 2015, वर्ष 2016 या वर्ष 2017। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।